My YouTube channel Study with Others. In this class, we'll discuss 12th class Political Science Chapter 1 The End of Bipolarity. दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट ऑन 9th November 1961 was the greatest symbol of Cold War that was toppled by the public in 1989। बर्लिन की दीवार जो कि शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में मानी जाती है 1961 में बनाई गई थी और 1989 में जनता के द्वारा तोड़ दी गई। जो बर्लिन की दीवार है ये शीत युद्ध का प्रतीक है, क्योंकि जो पूर्वी जर्मनी है वो बिलोंग करता है सोवियत संघ को और पश्चिमी जर्मनी यानी कि वेस्टर्न जर्मनी बिलोंग करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो वेस्टर्न जर्मनी कैपिटलिज्म की ओर इंडिकेट करता है और ईस्टर्न जर्मनी सोशलिज्म की ओर। ऑन December 25, 1991 द सोवियत यूनियन disintegrated into 15 रिपब्लिक्स। दिसंबर 25, 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और जिससे 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। बर्थ ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का बर्थ कैसे हुआ, सोवियत सिस्टम क्या है। आफ्टर द रशियन Bolshevik Revolution of 1991, the Union of Soviet Socialist Republic came into existence। 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, जिसे USSR अर्थात यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स कहा जाता है। A centralized plan for the creation of an egalitarian society in the Soviet Union, a system based on state control and guided by the Communist Party was identified as the Soviet system। एक केंद्रीकृत प्लान के थ्रू समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है साम्यवाद। सोवियत यूनियन राज्य केंद्रित व्यवस्था है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाई जाती है। फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, द सोवियत सिस्टम वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज्ड टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो सोवियत व्यवस्था थी वह प्रेरित थी समाजवादी विचारों से और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक समाजवादी मॉडल प्रस्तुत करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिलोंग करता है, जो कि पश्चिमी दुनिया यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड को। इसमें यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका शामिल था। दूसरी तरफ सोवियत संघ है जो कि सोशलिज्म को इंडिकेट करता है, समाजवाद को, और ईस्टर्न यूरोप की अधिकतर कंट्रीज़ और सोवियत संघ इसमें सम्मिलित है। सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल है। द सोवियत सिस्टम हैड अ प्लान्ड इकोनॉमी।
जो सोवियत व्यवस्था थी एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। तो जब आप भारत में भी 5 ईयर प्लान्स को देखते हैं तो वो भी एक सोवियत व्यवस्था से प्रभावित प्लान है। यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मतलब राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था थी, कमांड इकोनॉमी थी। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज डोमिनेंट। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, एकमात्र पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। द फैसिलिटी ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। उच्च गुणवत्ता वाला जीवन सभी नागरिकों के लिए अवेलेबल था सोवियत व्यवस्था में। देयर वॉज लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी नहीं थी। एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, अर्थात विकसित संचार प्रणाली थी सोवियत संघ में। द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इज द ऑनरशिप ऑफ द स्टेट। जो संपत्ति था वो स्टेट के द्वारा ओन किया जाता था, यानी कि स्टेट ऑनरशिप था। स्टेट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अर्थात कैपिटलिज्म की तरह मार्केट के ऊपर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं छोड़ा जाता था, इंडिविजुअल हैंड्स में नहीं था, प्राइवेट हैंड में नहीं था, पब्लिक हैंड में था, सरकार द्वारा नियंत्रित था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सोवियत प्रणाली की। सेकेंड वर्ल्ड का जो शब्द है, दूसरी दुनिया का जो ये जो सेकेंड वर्ल्ड है शब्द है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप वर पुट ऑन द लाइन्स ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम। जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत समझा जाता है। दीज सोशलिस्ट कंट्रीज वर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड। ये जो समाजवादी देश थे इनको द्वितीय विश्व के नाम से जाना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव एंड रिफॉर्म, मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार। इन द 1980s मिखाइल गोर्बाचेव अडॉप्टेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ राजनीतिक सुधार किए तथा लोकतांत्रिकरण की ओर रुख अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव implemented economic reforms in the name of restructuring। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों को लागू करने की कोशिश की जिन्हें उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि पुनर्संरचना, पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। एंड ओपननेस, ओपननेस यानी कि खुलापन, जिसे ग्लास नोट्स के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने दो नीतियाँ अपनाई, रीस्ट्रक्चरिंग अर्थात पुनर्गठन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि ओपननेस। पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है रीस्ट्रक्चरिंग को, एंड ग्लास नोस्ट कहा जाता है ओपननेस को, खुलेपन को। On December 25, 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, the countries of Eastern Europe and Russia, Ukraine and Belarus announced the end of the Soviet Union। 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS
क्या है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 न्यू कंट्रीज एमर्ज्ड, 15 नए देशों का उदय हुआ। एंड ऑल दोज कंट्रीज फॉर्म्ड एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose membership was voluntary. It was called the Commonwealth of Independent States, CIS. It is a union that maintains the movement of trade, labor and goods between its member countries. सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, उनको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। इन्होंने एक अंतः सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल के नाम से जाना जाता है। इन कंट्रीज़, ये जो कंट्रीज है, ये आपस में ट्रेड, लेबर और गुड्स को रोटेट करते हैं। मतलब इनके बीच में व्यापार होता है, लेबर का आदान प्रदान होता है एंड गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं का भी आदान प्रदान होता है। तो आई होप कि आप CIS समझ गए होंगे। मेन रीजन्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, अर्थात सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। फेलियर टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन्स, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा था सोवियत संघ। ब्यूरोक्रेसी स्केयर्स ऑन द सोवियत सिस्टम, स्क्रैप्स द सोवियत सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी ने सोवियत प्रणाली पर अपना शिकंजा कस लिया था, यानी कि वहाँ के लोगों का नहीं, बल्कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने सिस्टम को अपने अधीन कर लिया, जिससे लोगों के एस्पिरेशन को फुलफ़िल नहीं किया जा सका। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक नियंत्रण केवल साम्यवादी दल के हाथों में है, चूँकि और कोई पार्टी वहाँ पर है नहीं, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अभाव है, तो कोई और पॉलिटिकल विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे वहाँ के वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनका प्रयोग आप पीपल के एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के लिए नहीं लगा रहे हो, अमेरिका के साथ वॉर में लगा रहे हो कि अमेरिका कुछ डेवलप करता है स्पेस में तो आप भी डेवलप करते हो, अमेरिका कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है अपने सिस्टम में तो आप भी करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि आपका जो रिसोर्सेज है वो न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्च हो रहा है, परमाणु हथियारों पे, क्योंकि वो लोगों के जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने पे खर्च होना चाहिए। ये भी एक कारण था सोवियत संघ के विघटन का। लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी दुनिया यानी कि अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे उनकी तुलना में काफ़ी ये देश जो सोवियत संघ में शामिल थे तकनीकी रूप से पिछड़ रहे थे और आधारिक संरचना के मामले में पिछड़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ये भी कारण था, क्योंकि लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया था वेस्ट से खुद को, तो उनको लगा कि उनका फ्यूचर सोवियत संघ में सिक्योर नहीं है, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये एक प्रमुख कारण था। रसियाज डोमिनेंस, रसिया का प्रभुत्व था रूस का, तो सभी निर्णय रसिया लेता था, तो डिसीजन मेकिंग जो था वो सेंट्रलाइज था, वो फेडरल नहीं था, जिसमें और स्टेट का कोई होल्ड नहीं था डिसीजन मेकिंग में। तो रसिया को बिग ब्रदर समझने लगे सभी देश और अलग होने का निर्णय लिया उन्होंने। ऑपोजिशन टू द रिफॉर्म्स मेड बाय गोर्बाचेव, यानी कि जो सुधार गोर्बाचेव ने
लागू किए उसके नकारात्मक प्रभाव रहे। स्टेग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, आर्थिक मंदी थी और जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ गई थी, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ गई थी। अब ब्रेड की कीमत बढ़ेगी तो किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो लोगों का जीवन स्तर है, क्योंकि खाने की वस्तुएं ही नहीं मिल रही है, उपभोग की वस्तुएं नहीं मिल रही है, तो जीवन स्तर पे काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी, कौन देश नहीं चाहता कि उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मान्यता मिले, कौन राष्ट्र ये नहीं चाहता कि उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं हों। तो बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे जो देश थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ था, अर्थात उनका ये मानना था कि हमारा अपना एक राष्ट्र हो और उसके साथ साथ सॉवरेनिटी हो, अपनी प्रभुसत्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे किसी भी देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिले, तो वो ये चाहते थे, वो रूस के अधीन रहना नहीं चाहते थे। ओके, ऑथोरिटेरियनिज्म ऑफ द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम का सत्तावादी हो जाना। कम्युनिस्ट पार्टी नॉट बिलोंग अकाउंटेबल टू द पब्लिक, जो साम्यवादी दल थी वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जब तक राजनीतिक दल आपके साथ हैं, जनता के साथ हैं, तब तक उसका ग्रो होगा, लेकिन राजनीतिक दल केवल अपने विषय में सोचेगा तो उसका डिक्लाइन होगा उस देश का। तो ये कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। कंसिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। पहला, द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंडेड, शीत युद्ध जो कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहा था उसका अंत हो गया। राइज ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन हेजेमनी, यानी कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड का उदय हुआ जिसमें अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया। शीत युद्ध के दौरान जब दो सुपर पावर थे तो जो व्यवस्था थी वो बायपोलर थी, यानी कि दो ध्रुवीयता थी। अब चूँकि एक ध्रुव, एक पोल का अंत हो गया 1991 में, तो केवल एक पोल शेष रह गया और अमेरिका की हेजेमनी स्टार्ट हो गई वर्ल्ड ऑर्डर में। एंड ऑफ द आर्म रेस, यानी कि हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड द राइज ऑफ 15 न्यू कंट्रीज़, सोवियत समूह का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। रसिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के रूप का स्थान रसिया को दिया गया। चेंजेस इन पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन बदल गया। देयर वाज ए क्वेश्चन मार्क ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगे क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिज्म लिबरल सिस्टम, कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम, यानी कि पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। शॉक थेरेपी क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी इज टू ट्रीट बाय गिविंग शॉक, यानी कि आघात लगाकर उपचार करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के अंत के बाद, द रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन वर वेंट थ्रू अ पेनफुल
ट्रांजिशन। जो सोवियत संघ के पूर्व सदस्य देश थे उनमें एक पेनफुल ट्रांजिशन यानी कि एक बदलाव आया, जिसे पेनफुल ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अथॉरिटेरियन सोशलिज्म सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रसिया, मतलब सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन देशों ने खुद को बदलना शुरू किया। इन रसिया द रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप अ स्पेशल मॉडल ऑफ ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म was adopted, which was called shock therapy. The model was guided by the transitional monetary दोस्तों, इसमें जो शॉक थेरेपी है, द मॉडल वॉज गाइडेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यानी कि ये जो व्यवस्था थी ये IMF के द्वारा गाइडेड थी, निर्देशित थी। IMF का गठन ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत हुआ था। IMF का हम डिटेल्ड स्टडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में करेंगे। एंड द वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी गाइडेड था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जो पूर्व साम्यवादी देश थे उन्होंने यह निर्णय किया कि अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांजिट करेंगे। तो इसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी की विशेषताएं: प्राइवेट ओनरशिप इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालकियत का जो अधिकार था वो प्राइवेट हो गया, पहले पब्लिक था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, राज्य के संसाधनों का निजीकरण किया गया। प्राइवेट फॉर्म इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव फॉर्म, यानी कि निजी फॉर्म को बढ़ावा दिया गया सार्वजनिक फॉरम के स्थान पर। अडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड सिस्टम, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। म्यूचुअल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ currencies, integration with the economic system of western countries, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ इन CIS कंट्रीज़ ने जो शॉक थेरेपी के थ्रू अपनी इकोनॉमी को सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ट्रांजिट कर रहे थे, इन्होंने वेस्ट की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया। अपार्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म नो अल्टरनेटिव सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड, पूंजीवाद के अलावा और भी किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? रसियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, रसिया का जो औद्योगिक संरचना थी वो तबाह हो गई, कोलैप्स्ड कर गई। इकोनॉमिक रिजल्ट्स वर नॉट फेवरेबल, आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे। हैवी फॉल इन द रशियन मार्केट, हैबिल फॉल इन द रशियन रूबल, रसिया की जो मुद्रा है, करेंसी है रूबल, उसमें भारी गिरावट आई। एंड ऑफ द
ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट गराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू प्राइवेट हैंड्स एट थ्रो अवे प्राइस, यानी कि औने पौने दामों पर 90% उद्योगों को रसिया में प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता बढ़ी। फूड क्राइसिस, खाने पीने का संकट बढ़ गया। राइज ऑफ माफिया क्लास, माफिया वर्ग का उदय हुआ। ड्यू टू नॉन बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ड्यू टू नॉन बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वीक पार्लियामेंट, चूँकि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हुई तो संसद कमज़ोर हो गई। अधिक शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथों में आ गई। राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन और सत्तावादी शासन का उदय हुआ। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, यानी कि तनाव और शंका के क्षेत्र कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन remained areas prone to conflict and increased interference by external forces in the countries. Violent separatist movement took place in Chechnya and Dagestan, two republics of Russia in Eastern Europe. Czechoslovakia split into two parts, Czech and स्लोवाकिया। तो तनाव और शंका के क्षेत्र वे क्षेत्र रहे जहाँ पर पूर्व साम्यवादी देशों में अलगाववाद, राज्य के विरुद्ध कार्य लोग कर रहे थे, जिससे इंसर्जेंसी वहाँ बढ़ी, जिसके कारण चेचेनिया और दागिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम आई। और इसी के साथ साथ चेक रिपब्लिक, चेक और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो भागों में बट गया। बाल्कन रीजन, बाल्कन क्षेत्र क्या है? द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया स्प्लिट इनटू सेवरल प्रोविंसेस, यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र था यूगोस्लाविया वो कई क्षेत्रों में बट गया ड्यू टू सिविल वॉर, गृह युद्ध के कारण, इंक्लूडिंग बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना जो था वो यूगोस्लाविया का जब अंत हुआ तो ये कंट्रीज निकलकर सामने आई। डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, इन देशों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया रसिया से। बाल्टिक रीजन, बाल्टिक क्षेत्र क्या है? लिथुआनिया इन द बाल्टिक रीजन डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इन मार्च 1990। लिथुआनिया ने स्वयं को मार्च 1990 में सोवियत संघ से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लाटविया एंड लिथुआनिया एंड एस्टोनिया बिकेम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1991 एंड ज्वाइंट नेटो इन 2004। इन देशों ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ
की सदस्यता प्राप्त की तथा 2004 में ये नाटो के सदस्य बने। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। सेंट्रल एशिया, द सिविल वॉर कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से लगातार गृह युद्ध चलता रहा इन देशों में। 2001 इन द कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान देयर इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर इन अजरबैजान। अजरबैजान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में गृह युद्ध चल रहे हैं। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स हैव बेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम। फॉर दिस रीज़न दिस एरिया हैज़ ऑल्सो बिकेम द एरिया ऑफ competition of external forces and oil companies। तेल कंपनियों और बाहरी शक्तियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर मात्रा में भंडार है। इंडियाज़ रिलेशंस विथ रसिया एंड अदर फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज़। भारत का रूस तथा अन्य साम्यवादी, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ क्या संबंध है, इस हेडिंग में हम इसको देखेंगे। इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विथ फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज स्पेशली विथ रसिया। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, रसिया के साथ प्रगाढ़ रूप से अच्छे हैं। बोथ रसिया एंड इंडिया ड्रीम ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व की रचना करना चाहते हैं और उसमें बिलीफ रखते हैं। बोथ कंट्रीज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। दोनों ही देश को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी यानी कि राष्ट्र की अखंडता में भरोसा रखते हैं। बोथ कंट्रीज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया है। बोथ कंट्रीज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र विदेश नीति, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करने में भी ये कंट्रीज़ बिलीव करती हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड डेमोक्रेसी, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में भी ये साथ काम करती हैं। इन द ईयर 2001 में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट वर साइंड बाय इंडिया एंड रसिया। 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर रसिया और भारत ने हस्ताक्षर किए थे। इंडिया इज अ बिग बायर ऑफ रसियन आर्म्स, रूस के हथियारों का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। ऑयल इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम रसिया, रसिया से तेल का आयात भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया हेल्प्ड इन न्यूक्लियर प्लानिंग एंड स्पेस प्लानिंग, रसिया हेल्प्स इन न्यूक्लियर प्लानिंग एंड स्पेस प्लानिंग यानी कि रूस जो है वो भारत की मदद करता है स्पेस, अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों में और परमाणु से संबंधित कार्यों में। देयर हैव बीन एफर्ट्स टू इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट विथ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से ऊर्जा आयातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडियन आर्टिस्ट्स आर स्पेशली लाइक्ड इन उज्बेकिस्तान,
भारतीय कलाकारों को उज़्बेकिस्तान में काफ़ी पसंद किया जाता है। आशा करते हैं कि आज की क्लास और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।